हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्पित कौर हेयर। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पार्ट 5। ठीक है, तो पार्ट 4 तक हमने प्रॉपर सारी डिस्कशंस कर ली हैं रिगार्डिंग द डेफिनेशंस विच आर कवर्ड इन दिस एक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम करेंगे मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि जो इंडस्ट्री के अंदर झगड़े होते हैं उन्हें किस मोड्स के थ्रू सेटल डाउन किया जाता है। ठीक है, अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, इन्वेस्टिगेट करना एंड सेटल करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, कि कोई भी झगड़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करना और उसकी सेटलमेंट करना। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी अथॉरिटीज बनाई गई इस एक्ट के अंदर। ठीक है, और ये एक्ट प्रोवाइड करता है फॉलोइंग मोड्स ऑफ सेटलमेंट। देखो 3 मोड्स हैं। पहला है वॉलेंट्री सेटलमेंट एंड कंसिलिएशन। इसके अंदर अथॉरिटीज आती हैं। ठीक है, मतलब वॉलेंट्रीली अगर दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं तो वो कंसिलिएशन मतलब कर सकती हैं, रिजॉल्व कर सकती हैं अपने डिस्प्यूट को, और काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर। ठीक है, सेकंड एडजुडिकेशन, जिसके अंदर हम हेल्प लेते हैं कोर्ट की, मतलब कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट की हेल्प ली जाती है। थर्ड आता है आर्बिट्रेशन, इसके अंदर थर्ड पर्सन की हेल्प ली जाती है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो 3 स्टेजेस हम कह सकते हैं कि 3 स्टेजेस के अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा। फर्स्ट, अथॉरिटीज अंडर द एक्ट, वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में जहां पे वॉलेंट्री सेटलमेंट करनी है वहां पे ये 4 कमेटीज आती है। फिर सेकंड आता है एडजुडिकेशन, जहां पे कोर्ट की हेल्प से डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। वहां पे लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स एंड ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटीज आती हैं। और थर्ड आता है जहां पे थर्ड पर्सन की हेल्प ली जाती है, आर्बिट्रेशन, उसके अंदर आर्बिट्रेटर आता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट टॉपिक रिगार्डिंग अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। उसके अंदर जो 2 कमेटीज हैं, फर्स्ट 2 कमेटीज वर्क्स कमेटी एंड कंसिलिएशन ऑफिसर, ये 2 कमेटीज और ये एक ऑफिसर और ये कमेटी, ये 2 चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज इज एज फॉलोज। तो इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी जो कमेटी है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उसके पास क्या पावर्स होती हैं और उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट पॉइंट वॉलेंट्री सेटलमेंट इन कंसिलिएशन। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली कमेटी आती है वर्क्स कमेटी। तो अब हम बात करेंगे वर्क्स कमेटी के बारे में, ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, बनाई कैसे जाती है। देखो सेक्शन 3 के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो वर्क कमेटी बना सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो वर्क कमेटी बना सकती है। वर्क कमेटी बनाने के लिए चाहे वो जर्नल ऑर्डर पास करे, चाहे वो स्पेशल ऑर्डर पास करे। ठीक है, इन द मैनर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जर्नल ऑर्डर के थ्रू भी बना सकती है और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी कमेटी बना सकती है। ये जो कमेटी है, ठीक है, इसको बनाने के लिए 2 कंडीशंस जरूरी है। इफ दीज 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तभी वर्क कमेटी बनाई जा सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंडस्ट्री होनी चाहिए इस एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। इस एक्ट में हमने इंडस्ट्री की डेफिनेशन करी है। ठीक है, तो जो भी एस्टैब्लिशमेंट है वो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, मतलब वो डेफिनेशन फुलफिल कर रही है विच इज गिवन इन दिस एक्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, 100 और मोर वर्कर्स शुड इधर बी प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, या तो एट प्रेजेंट वो एम्प्लॉयड है या कभी ना कभी पिछले 12 महीने के अंदर वो एम्प्लॉयड रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है, मतलब प्रेजेंटली 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन है या पिछले 12 महीने में रहे हैं। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब वर्क कमेटी बनाई जा सकती है। ठीक है, अब वर्क कमेटी बनाई कैसे जाती है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाते हैं एम्प्लॉयर के भी और वर्कमैन के भी। ठीक है, और दे मस्ट बी इक्वल इन नंबर, मतलब अगर एम्प्लॉयर के 4 हैं तो वर्कमैन की तरफ से भी 4 होंगे, एम्प्लॉयर के 5 हैं तो वर्कमैन की तरफ से भी 5 होंगे। तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाते हैं, वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और दे मस्ट बी इक्वल इन नंबर।
अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो वर्कमैन में से चूज किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्कमैन, वो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर के थ्रू ही चूज किए जाते हैं। वो मैनर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। अब कमेटी बन गई, वर्क्स कमेटी, ठीक है। अब उसके फंक्शंस और ड्यूटीज क्या होती हैं? देखो, सबसे पहला जो काम है इस कमेटी का वो क्या है? प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग गुड रिलेशन। तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, तो इस कमेटी बनाने का मकसद क्या होगा? इस कमेटी को बनाने का मकसद होता है कि ये प्रमोट करे अच्छे रिलेशनशिप को, ठीक है, प्रिजर्विंग एंड सिक्योर रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। और ये कमेटी मीट करे, डिस्कस करे मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो मैटर्स जिनके अंदर दोनों पार्टीज का कॉमन इंटरेस्ट है। ये कमेटी उन मैटर्स को डिस्कस करे और एफर्ट्स भी पुट ऑन करे। एफर्ट्स किस चीज़ के रिगार्डिंग करे? कि उनके अंदर कोई डिफरेंसेस ना आए उन कॉमन इंटरेस्ट को लेके, कि दोनों पार्टीज अपने अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेके बिल्कुल सिमिलर वे में सोच रही हैं, दोनों अपना अपना मतलब एक दूसरे का बेनिफिट सोच रही हैं, दोनों के अंदर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो मैटर्स कौन से हो सकते हैं? कॉमन इंटरेस्ट के मैटर तो यही होंगे ना, वेलफेयर, ट्रेनिंग, वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, बोनस, हॉलीडे विद पे एटसेट्रा। तो इन चीजों के रिगार्डिंग डिफरेंसेस ना आने दे वर्क कमेटी, ठीक है। कहते हैं इस कमेटी की जो सक्सेस है, सबसे बड़ी बात, इस कमेटी की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एफर्ट्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अगर एक पार्टी एफर्ट कर रही है तो डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एफर्ट्स दोनों पार्टीज की तरफ से होते हैं, तभी कोई कमेटी या कोई रिलेशनशिप भी इनफैक्ट सक्सेसफुल होता है, ठीक है। फिर कहते हैं ये एक तरह से पता है क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है ना, तो एक तरह से वर्क कमेटी क्या है? प्रिवेंशन है, विच इज बेटर देन क्योर। ये पहले ही झगड़ा होने ही नहीं देती, बजाय कि झगड़ा होने के बाद डिफरेंसेस हो और बात ज्यादा बढ़ जाए, तो ये एक प्रिवेंशन का काम करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क्स कमेटी। फिर सेकंड हमारे पास आती है कंसिलिएशन ऑफिसर्स, ठीक है। कंसिलिएशन ऑफिसर्स के अंदर इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है? अपॉइंटमेंट, सेक्शन 4 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, और इतने नंबर ऑफ, मतलब एज इट थिंक्स फिट, ठीक है, सच नंबर ऑफ पर्संस वो एज कंसिलिएशन ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है। जितने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगेगा उतने ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। फिर कंसिलिएशन ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया और स्पेसिफाइड इंडस्ट्री, चाहे एक स्पेसिफिक एरिया के लिए करे, चाहे स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए करे, चाहे परमानेंटली करे, चाहे लिमिटेड टाइम के लिए करे, ये सारे डिसीजंस कौन लेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। द एक्ट मेक्स कंसिलिएशन कंपल्सरी इन ऑल डिस्प्यूट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अच्छा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए तो कंपल्सरी है कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट करना, ठीक है, एंड ऑप्शनल है इन अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वहां पे करो या ना करो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब कहते हैं कंसिलिएशन ऑफिसर का टास्क क्या होता है, करना क्या होता है उसने? वो ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करे विच इज एक्सेप्टेबल बाय बोथ द पार्टीज। झगड़ा तो हुआ है, ठीक है, लेकिन कंसिलिएशन ऑफिसर इस तरह का सॉल्यूशन फाइंड आउट करे जिसपे दोनों एक्सेप्टेबल हो, और उसका काम सही गलत को देखना नहीं है। कंसिलिएशन ऑफिसर का काम क्या है? सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ये नहीं बताएगा कोई भाई तू गलत है वो सही है, या वो सही है वो गलत है, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। उसने सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं। अच्छा, अब बात आती है कंसिलिएशन ऑफिसर की पोजीशन क्या है। कंसिलिएशन ऑफिसर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ठीक है, जिसका काम है इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करना, शांति को प्रमोट करना। वो शांति नहीं, कोई और शांति नहीं, पीस वाली शांति को प्रमोट करना, ठीक है। बाय मेकिंग अवेलेबल गवर्नमेंट फैसिलिटीज, वो कैसे पीस को प्रमोट करेगा? जितनी भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं उनको यूज करके, ठीक है, और कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रिवेंट करना है उसने। मतलब कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, अगर देखो वर्कमैन
का पलड़ा भारी होगा तो फैसला उनके हक में होगा, अगर मैनेजर्स का या एम्प्लॉयर्स का पलड़ा भारी होगा, बार्गेनिंग पावर उनके पास ज़्यादा होगी तो फैसला उनके हाथ में होगा, ठीक है। तो इसने प्रिवेंट करना है कि मतलब जस्टिस करनी है दोनों के साथ। ऐसा नहीं है कि जिसकी तरफ ज्यादा भारी है पलड़ा कलेक्टिव बार्गेनिंग का उसकी तरफ वो डिसीजन सुना दे, ऐसा नहीं है। उसको करना क्या है, जितनी भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने उसको दी हैं उनकी हेल्प से उसने जस्टिस करनी है विद बोथ द पार्टीज, ठीक है। वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा डिस्प्यूट के ऊपर और जो उससे हो सकेगा, डू ऑल सच थिंग्स एज ही थिंक फिट फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग द पार्टी। पार्टीज को मनाने के लिए जितने भी वो चीजें कर सकता है, उसे लगता है कि ये करनी चाहिए तो वो उनको यूज करेगा, ठीक है। और सब चीजों को यूज करने के बाद वो अराइव करेगा, पहुंचेगा एक फेयर एंड एमिसेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। एमिसेबल होता है पोलाइट सेटलमेंट, जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ, दोनों पार्टीज पोलाइटली मान रही हैं उस बात के लिए तो ही माना जाएगा कि वो फेयर सेटलमेंट पे पहुंचा है डिस्प्यूट की, ठीक है। हाँ, एक और चीज, कंसिलिएशन ऑफिसर का फैसला कभी भी फाइनल नहीं होता। अगर तो दोनों मान गई पार्टीज तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, अगर नहीं मानी तो मैंने आपको अभी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में बताया ना कि फर्दर बहुत तरीके हैं जिनके थ्रू डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है, ठीक है। अब कंसिलिएशन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होती हैं, सेक्शन 12 बताता है उसकी ड्यूटीज के बारे में। पहली ड्यूटी क्या है, वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होल्ड कर सकता है इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो कहते अगर तो झगड़ा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर हुआ है जहां पे नोटिस दिया गया है अंडर सेक्शन 22, नोटिस ऑफ स्ट्राइक, नोटिस ऑफ लॉकआउट, ये नोटिस सबमिट किया गया है सेक्शन 22 के अंदर, तो वहां पे तो प्रिसीडिंग करनी ही करनी है। कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट भी करना है और कंसिलिएशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट भी करेगा डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। लेकिन अगर नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है जहां पे नोटिस नहीं दिया गया रिगार्डिंग एनी स्ट्राइक, रिगार्डिंग एनी लॉकआउट, तो वहां पे उसकी मर्जी है कि वो प्रोसीडिंग्स होल्ड करे चाहे ना करे, इट्स अप टू द कंसिलिएशन ऑफिसर, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर, उसके पास एक उसकी ड्यूटी बनती है कि वो डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करे विदाउट डिले। जैसे उसको पता चल गया उसी टाइम वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे, डिले नहीं करनी। और उसके पास पूरी पावर है कि जो चाहे वो कर सकता है, जो ज़रूरी है पार्टीज को इंड्यूस करने के लिए, जितना भी मतलब वो कुछ भी डिमांड कर सकता है, वो कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, कुछ भी चेक कर सकता है, सारी ड्यूटीज सारी पावर्स हैं उसके हाथ में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की, ठीक है। और चेक करने के बाद ही वो पहुंचेगा एक फेयर एमिसेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट के ऊपर। थर्ड उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो कॉर्डियल मतलब सक्सीड करे इन ब्रिंगिंग अबाउट अ सेटलमेंट, कॉर्डियल सेटलमेंट करे, ठीक है। अगर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर सेटलमेंट पे पहुंच जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब उसने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन में उसने फैक्ट भी ढूंढ लिया कि झगड़ा क्यों हुआ और उसने दोनों पार्टीज को इंड्यूस कर लिया झगड़ा खत्म करने के लिए, मना लिया, तो सक्सेसफुल हो गया। वो सक्सेसफुल होने के बाद वो क्या करेगा, ही इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगा और जो सेटलमेंट मेमोरेंडम है सेटलमेंट का, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर करवा के वो भेजेगा टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कहते हैं अगर उसके सेटलमेंट एफर्ट्स फेल हो गए, अगर वो नाकामयाब हो गया डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, तो क्या करेगा वो, तब कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट एंड फिर भी वो रिपोर्ट भेजेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है। ही इज गिव अ फुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ही विल हैव टू गिव, उसको सारी फैक्ट स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी कि क्या सर्कमस्टांसेस हुए, क्या उसने कोशिशें की और किन सर्कमस्टांसेस के अंदर उसकी कोशिशें नाकामयाब हो गई और पार्टीज जो हैं वो नहीं मानी रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। इन हिज ओपिनियन अ सेटलमेंट कुड नॉट बी अराइव्ड एट, तो वो बताएगा क्यों सेटलमेंट नहीं हो पाई बिटवीन द पार्टीज। अच्छा, अब कहते हैं अगर ये फेलियर की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, बस उसने गवर्नमेंट को बता दिया कि मैं फेल हो गया, सेटलमेंट नहीं हुई डिस्प्यूट की, तो उसके बाद अगर पार्टीज को लगता है,
पार्टीज ये फील करती हैं कि हमें दोबारा कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाना चाहिए और अपने झगड़े को खत्म करना चाहिए, तो क्या होगा, तो ये भी परफेक्ट टाइम है, परफेक्टली ओपन टू हिम टू इनिशिएट अ रिफ्रेश कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो ऐसा नहीं है कि उसका काम खत्म हो गया, कि उसने फेलियर की रिपोर्ट सबमिट कर दी तो अब अगर पार्टीज उसके पास आई हैं तो वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब पार्टीज उसके पास आई हैं और वो झगड़े को रिजॉल्व करना चाहती हैं तो वो फ्रेश कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कर सकता है, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट अ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। क्लियर हो गया। फिर सिक्स्थ ड्यूटी उसकी क्या है, द कंसिलिएशन ऑफिसर मस्ट सबमिट द रिपोर्ट विद इन 14 डेज ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। 14 दिनों के अंदर अंदर उसने रिपोर्ट सबमिट करनी है, चाहे सक्सेसफुल हुआ है चाहे वो फेल हुआ है सेटल करवाने में, लेकिन 14 दिनों के अंदर अंदर उसने रिपोर्ट सबमिट करनी है। या फिर विद इन सच शॉर्टर पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 14 दिनों से भी जल्दी रिपोर्ट चाहिए, वो कह रही है कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करो, तो 1 हफ्ते में करनी पड़ेगी। 10 दिन दे रही है तो 10 दिन में करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे अगर लगता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि कंसिलिएशन ऑफिसर को ज़्यादा टाइम चाहिए, तो वहाँ पे एक्सटेंड भी किया जा सकता है टाइम रिपोर्ट सबमिट करने का बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज के एग्रीमेंट के साथ इस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और उसके अंदर कंसिलिएशन ऑफिसर का अप्रूवल भी चाहिए, कि कंसिलिएशन ऑफिसर भी चाहता है कि हाँ इस टाइम को आप एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अच्छा, इफ ऑन कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट, अच्छा अब सब कुछ हो गया, ठीक है, रिपोर्ट उसने सबमिट कर दी, चाहे वो सक्सेस की है चाहे फेलियर की है, ठीक है। अब कंसिडर करने के बाद रिपोर्ट जाएगी किसके पास, यस राइट, किसके पास, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अब क्या करेगी, रिपोर्ट को कंसिडर करेगी। अब कंसिडर करने के बाद अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाई है और उसे लग रहा है कि इस केस को आगे किसी और अथॉरिटी को रेफर करना चाहिए, तो वो कर सकती है रेफर। मान लो कंसिलिएशन ऑफिसर यहाँ पे फेल हो गया, वो सेटलमेंट नहीं करा पाया, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस केस को किसी फर्दर अथॉरिटी को असाइन करना चाहिए तो वो इजीली कर सकती है। और जहाँ पे केस रिजॉल्व हो गया, ठीक है, दोनों पार्टीज मान गई, केस वहीं पे खत्म हो गया, डिस्प्यूट झगड़ा सॉल्व हो गया, तो वहाँ पे कोई भी फर्दर अथॉरिटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए 2 अथॉरिटीज़ के बारे में, एक वर्क कमेटी और दूसरी कंसिलिएशन ऑफिसर। होपफुली ये दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी की अथॉरिटीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज़ प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।